साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में हमारी जो आर की वैकेंसी आ गई, नोटिफिकेशन फुल आ गया है, मैंने उसको फुल स्टडी कर ली है। मैं अब स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या योग्यता है, क्या क्या सिलेबस है, मैं बिल्कुल डिटेल एनालिसिस करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पक्का देखिएगा। इसको देखने के बाद मुझे लगता है कोई डाउट रह जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता होगा जो समीक्षा अधिकारी होता है वो आपका लेवल 8 की जॉब है, और जो सहायक समीक्षा अधिकारी होता है वो लेवल 7 की जॉब है। ये आपका राजपत्रित होता है समीक्षा अधिकारी, और जो सहायक समीक्षा अधिकारी होता है वो आपका और राजपत्रित होता है। ठीक है, उसमें भी जो यूपीपीएससी का आपका समीक्षा अधिकारी होता है वो अभी भी और राजपत्रित। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। मैं टोटली नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करूंगा। ठीक है, आइए देखिए। देखिए, आपको पता होगा कि जो ऑनलाइन फॉर्म की जो आ चुकी है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सीधे ऑनलाइन एप्लीकेशन सेगमेंट में जाइए। हाँ, आपको पहले ओटीआर का फॉर्म आपने फिलअप किया। अगर आपने ओटीआर का फॉर्म अभी फिलअप नहीं किया है, ओटीआर का फॉर्म फिलअप करिए। 3 डेज में आपको ओटीआर नंबर मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप काम, घबराइए नहीं। अगर आपको ओटीआर नंबर मिला हुआ है तो आप तुरंत यस करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको ओटीआर का नंबर नहीं मिला है तो आप ओटीआर के लिए फाइल करिए। विद इन 3 to 4 डेज में ओटीआर नंबर आपको मिल जाएगा। आराम से आप फॉर्म फिलअप कर सकते। इसकी जो लास्ट डेट है वो भी 9, ठीक है, 9 नवंबर तक है। ठीक है, तो घबराइए मत, आराम से भरिए। हाँ, बट 9 तक लास्ट डेट का वेट ना करिए, आप फिलअप करते रहिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या करना है आपको। पहले चरण में अगर आपने ओटीआर अगर आपका हुआ है, अगर आपने ओटीआर फिलअप किया हुआ, सीधे यस या नो करिए। ठीक है, यस है तो यस करते हुए आगे बढ़िए, ओटीआर नंबर डालिए। आपके मतलब मोबाइल नंबर से, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से वो फिलअप हो जाएगा, कंप्लीट लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण में भी आगे बढ़ जाएंगे। तृतीय चरण में आपको बस फी अपनी ऑनलाइन पेमेंट करनी है। ठीक है, किसी नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, जैसे भी आप करना चाहते हो, पेमेंट करिए, कंप्लीट करिए। उसका देखो प्रिंट आउट पक्का लेना है इसका। ठीक है, चतुर्थ चरण में इसको ध्यान से देखिएगा। तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात अभ्यर्थी को ओटीआर डैशबोर्ड में जाकर, कहाँ पे, ओटीआर के डैशबोर्ड में जाकर, ओटीआर डैशबोर्ड में जाकर ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट भी प्राप्त कर सकता है। तो आप प्रिंट पक्का लीजिएगा। ठीक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो उसका वेतन निरस्त माना जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और उसका श्रम दायित्व, मतलब आपको पूरा ऑनलाइन कंप्लीट ही करना है। ठीक है, अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित, मतलब जब भी ऑनलाइन आप प्रिंट करिए तो हमेशा उसको अपने मेल पे भेज, क्योंकि मेल पे अगर आप भेज लेते हो तो वो गायब नहीं होता। ठीक है, उसका सब्जेक्ट यूपीपीएससी आरओ डाल के मेल पे रख दीजिए, 50 साल बाद भी आपको मिलेगा। ठीक है, किसी विसंगत की दशा में उक्त प्रिंट आउट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध, जैसे मान लिया आपने प्रिंट आउट निकाल लिया, ठीक है, सेव अपने पास रख करिए। मान लीजिए कि आगे चल के आपका मतलब मेंस के फॉर्म में कहीं पे भी थोड़ी दिक्कत आ जाती है तो वहाँ पर आप दिखा सकते हैं, सर देखिए प्री में मेरे साथ ऐसा था और मेरे ये चेंज हो गया, तो वहाँ पर आराम से आपका दावा स्वीकार किया जाए। ठीक है, फिर कह रहा है आवेदनोपरांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आवेदनोपरांत अनिवार्य एवं अधिमानी योग्यता में कोई त्रुटि के स्थिति में होम पेज में, मतलब अगर आपके फॉर्म को फिलअप करते समय अगर जो अधिमानी योग्यता है या अनिवार्य योग्यता है, ठीक है, इसेंशियल नॉन इसेंशियल जो भी योग्यता है, तो इसको अगर आपको चेंज करना हो तो होम पेज के कैंडिडेट डैशबोर्ड, जो ओटीआर आपका कैंडिडेट डैशबोर्ड है, उसमें जाके आपको मॉडिफाई करना है और क्लिक कर देना है। ठीक है, मेरी बात फिर से समझिएगा कि फॉर्म फिलअप करने के बाद अनिवार्य और शैक्षणिक योग्यता में अगर कोई आपको चेंजेस करने हैं तो होम पेज में जाके कैंडिडेट डैशबोर्ड है, वहाँ ओटीआर बेस्ड के साथ मॉडिफाई करके आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी केवल एक बार, अब ये नहीं कि 50 बार करें। जैसे जब भी फॉर्म फिलअप करिएगा खूब आराम से करिएगा। ठीक है, आइए और आगे आइए, अब जो रिक्तियों की बात करते हैं, जो सबसे रिक्तियां हैं वो हमारी सबसे 4 में सचिवालय में है। सचिवालय में 322 है समीक्षा अधिकारी की। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है जिसका खुद की अपनी लेता है, वहाँ पे 9 सीट है। जो समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद का है, इलेक्शन डिपार्टमेंट का, उसमें भी 3 सीट है, और बाकी सारे सहायक समीक्षा अधिकारी हैं। तो जो भी समीक्षा अधिकारी होते हैं, समीक्षा अधिकारी के लिए एक ही योग्यता है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, किसी भी विधा से आपने बस बैचलर किया, मतलब बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, शास्त्री हो, उर्दू हो, इल्म हो, कुछ भी हो, बस आप बैचलर होना चाहिए। सहायक समीक्षा अधिकारी के थोड़े से अलग अलग योग्यताएं हैं, उसको हम देख लेते हैं। इनमें भी सब में आपको कम से कम बैचलर होना चाहिए। इसके साथ साथ ओ लेवल के समकक्ष, इस नोटिफिकेशन में तो नहीं है बट मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, ओ लेवल के समकक्ष आपकी कोई ना कोई योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, टाइपिंग भी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। जो हिंदी की टाइपिंग है वो आपको 25 वर्ड्स पर मिनट, जो कि कुर्ती देव 10, ठीक है, कुर्ती देव 10 और मंगल दोनों में आ जाता है। ठीक है, और जो लेखा वाले में वहाँ थोड़ा आपको बीकॉम का भी है, देख लेते आइए। ठीक है, देखिए समीक्षा अधिकारी में जो सहायक समीक्षा अधिकारी की बात की जा रही है वो भी किसमें, उत्तर प्रदेश सचिवालय में, राजस्व परिषद में और निर्वाचन कार्यालय में। क्या मांगा है, विधि, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपने ले रखी हो,
डोएक सोसाइटी द्वारा ओ लेवल की इक्विवेलेंट कोई भी हो, देख लीजिएगा। और न्यूनतम हिंदी में आपको 25 वर्ड्स पर मिनट होनी ही चाहिए, और अगर आपके पास इंग्लिश की है देन मच बेटर है, ठीक है। ये समीक्षा अधिकारी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और समीक्षा अधिकारी के लिए कोई योग्यता नहीं, बस आप बैचलर हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस देखिए, ये समीक्षा अधिकारी की जो मैंने समझाया आपको कि यही कह सकते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी का आपने देख लिया है कि यही योग्यता है, ठीक है। कि आपका कम से कम इंग्लिश में अगर नहीं आता तो भी चल जाएगा, बट अगर है तो अधिमानी है, बाकी सारी योग्यता सेम है। ओ लेवल की इक्विवेलेंट क्या है शासन, अब देखिए इसमें क्या बताता है, ठीक है। अब देखिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, जो लोक सेवा आयोग अपने लेता है, वो क्या बोलता है कि भारत में विधि स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई योग्यता हो, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा, मतलब कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा है, या डोइक सोसाइटी से ओ लेवल का प्रमाण पत्र का स्तर है, तो भी आप चला जाएगा, ठीक है। मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा में भी यही है। जो समीक्षा अधिकारी आपका है सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा वाला, लेखा देखिए कॉमर्स की बात करें, लेखा वाला, तो इसमें क्या बोल रहा है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखा कर्म सहित वाणिज्य में, मतलब आपको बीकॉम होना चाहिए। अगर आपका बीकॉम है तो आप सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लग रहा है इस बार उर्दू अगर वैकेंसी नहीं है इसलिए उसके बारे में बात नहीं की गई, ठीक है। अधिमानी योग्यता की बात की जाती है, अगर आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट ले रखा है देन यू विल बी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं महत्वपूर्ण निर्देश की। मैंने पहले बोला है कि ओटीआर में जाना है, ओटीआर में जो भी आपके चेंजेस करना बस, ठीक है। यदि ओटीआर में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना में कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो उस परिवर्तन के बाद डैशबोर्ड को आपको सिंक्रोनाइज पक्का करें, अगर सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे तो फिर वो दिक्कत करेगा आपका, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आइए सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस हमारे क्या क्या है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। जो सिलेबस की बात करते हैं, आपको पता होगा कि जो प्री में दो पेपर होते हैं, एक आपका हिंदी का पेपर होता है और एक आपका जीएस का पेपर होता है। दो पेपर होते हैं, हिंदी का, एक जीएस का। हिंदी का जो पेपर होता है वो आपका 60 मार्क्स का होता है, जो कि 1 घंटे का होता है। जो जीएस का पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है और 140 मार्क्स का होता है। और इस पूरे पूरे पेपर में आपके 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। क्या होती है? 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आपको करना है कि अगर दोनों को मिला के अगर आप 130 से ऊपर जा रहे हैं तो फिर आप प्री क्वालिफाई हो जाएंगे, बिल्कुल फिक्स है। मैं सारे रिकॉर्ड्स देख के बात कर रहा हूँ कि अगर आपका 130 प्लस है तो फिर आप प्री क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। अब इसके सिलेबस में क्या क्या है, देखिए इसके सिलेबस में आपका आता है वही यूपीपीएससी से सेम सिलेबस है, थोड़ा सा अंतर है। सामान्य विज्ञान आ जाएगा, इसकी बुक लिस्ट मैंने पीछे बताई हुई है वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपका भारत का इतिहास, भारत राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, क्योंकि अलग अलग खंड में है, क्योंकि सिलेबस जस का तस लिखा हुआ है। भारतीय राजतंत्र, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था में संस्कृति। अगर क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ से 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। इतिहास में यहाँ से भी 12 क्वेश्चन आ जाएंगे, और यहाँ से भी कम से कम, ये जो भारत के इतिहास में लिखा है इसमें मिडवल और एशियन दोनों है। और जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है यहाँ से भी कम से कम 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, दोनों मिला के कह सकते हैं कि 20 से 22 क्वेश्चन रहते हैं हिस्ट्री से। जो आपका इंडियन पॉलिटी है, भारत का राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, यहाँ से भी पॉलिटी से तो करीब 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। अर्थव्यवस्था जो होती है वो कोरिलेट करती है अपने करंट अफेयर से, तो इन दोनों से मिला जुला के कम से कम आपके 15 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार, जो भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार है इससे भी आपको 10 क्वेश्चन खूब आराम से मिल जाते हैं। एग्रीकल्चर से कभी कभी 8 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। इससे भी प्री और मेंस का अलग अलग बात करेंगे। इसमें भी मान के चलिए कि जो आपका 8 से 9 क्वेश्चन आराम से आ ही जाते हैं। हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको डिटेल के सिलेबस को और डिटेल में जानना है तो चैनल पे एक और वीडियो पड़ा हुआ है जहां पे बिल्कुल डिटेल कितने क्वेश्चन आते हैं वो मैंने डिस्कस किया हुआ, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। नेक्स्ट इसमें और आगे चलते हैं, विश्व में भारत का भूगोल। विश्व में भारत के भूगोल से भी 10 से 12 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, जो देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स का, ठीक है। करंट अफेयर्स से पिछले बार जो आरओआर पेपर था वहां पर 23 से 24 क्वेश्चन आए थे, तो करंट अफेयर्स में भी आपका नेशनल इंटरनेशनल देखना पड़ेगा। बौद्धिक क्षमता के भी कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसको रीजनिंग कहते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन जो होता है वो यूपीपीएससी प्रीलिम्स में नहीं आते, बट यहाँ आते हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स में जो सीसेट होता है वहां पे अलग से इंक्लूड किया जाता है, बट यहाँ पे नहीं, इसको ध्यान रखेंगे आप। इसके साथ यूपी स्पेशल का वेटेज बहुत बढ़ गया है, क्योंकि मेंस में आपने देखा कि 2 पेपर हमने अलग से जोड़ रखा है। तो यूपी स्पेशल के लिए आप जितना ही अच्छा करेंगे, जितना आप लगेंगे इसके साथ, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यूपी स्पेशल की जो बुक लिस्ट मैंने बता रखी है, जैसे यूपी की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, योग, व्यापार, रहन सहन, इसके बारे में। तो प्रीलिम्स में अगर आप जीएस वाले इस पेपर में अगर आप लेके आते हैं कम से कम यहाँ 80 लाइए, और जो आपका हिंदी का पेपर है, क्योंकि आपको पता है 6 टॉपिक है डिस्कस करूंगा मैं, उस 6 में से अगर आप 55 लेके आ जाते हैं तो आराम से आप 135 के आसपास रहेंगे, आराम से आप प्री क्वालिफाई हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा प्री में आपका 15 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया था मेंस के लिए,
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है 15 गुना बच्चों को उनकी कैटेगरी वाइज वो क्वालिफाई कराता है मेंस के लिए, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और हाँ, प्री में आरक्षण, प्री में जो फॉर्म ऑफ आरक्षण की बात करती हूँ, बहुत बच्चे पूछते हैं आरक्षण का प्रावधान है। तो देखिए 3 स्तर का एग्जामिनेशन है, इसमें जो एग्जामिनेशन 3 स्तर का है, 2 ही स्तर मान सकते हैं, एक आपका प्री होता है, एक होता है आपका मेंस होता है, ठीक है। और जो एआरओ है, तो एआरओ में कोई टाइपिंग भी है, तो उसको छोड़ देते हैं, प्री मेंस देखते हैं। क्योंकि 2 स्तर का एग्जामिनेशन है ये। तो होता क्या है कि अगर प्री में सपोज करिए कि 100 सीट है, टोटल 100 सीट है आरओ की, अगर 100 सीट आरओ की है, तो सपोज करिए इसमें जनरल की है 50 सीटें, ठीक है, सॉरी जनरल की 40 सीटें, ईडब्ल्यूएस की है, तो इसको अच्छी तरह समझाता हूँ मैं आपको, एक और स्लाइड लेकर समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो साथियों, जैसे मैंने पहले बोला आपसे कि आयोग करता है कि देखता है कि भाई प्री में आपने जैसे मान लीजिए सपोज करें आपने ईडब्ल्यूएस में भर दिया या आपने ओबीसी में भर दिया, तो जिस कैटेगरी में भरते हैं आपको उसी कैटेगरी में क्वालिफाई करता है, क्योंकि सीट यहाँ पे कम होती है कैटेगरी में, जनरल की सीट सबसे ज्यादा होती है। तो ईडब्ल्यूएस में सपोज करें कि 10% सीट है, इसकी 27% सीट है, तो यहाँ पे क्योंकि सबने ईडब्ल्यूएस बना रखा है और सबके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, तो ये जनसंख्या चूंकि ज्यादा है, सीट कम, इसलिए यही एक रीजन है कि यहाँ पे इसकी कट ऑफ जनरल से हाई चली जा रही है। सेम यहाँ पे भी कि जनसंख्या यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की भी ज्यादा है और यहाँ पे सीट कम है, सीट 10% है ना, यहाँ 27% है, तो यही एक रीजन है कि इनकी जो कट ऑफ है जनरल और ओबीसी की, वो आपकी प्री की कट ऑफ, मैं प्री की बात कर रहा हूँ, प्री की जो कट ऑफ है वो आपके जनरल से ऊपर चले जा रही है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ में आ रही है। पर जिसको लगता है कि भाई कि उस कट ऑफ को क्लियर नहीं करूँ, जनरल से डाल दे, वो आराम से इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं। हाँ, बट अगर अपनी कैटेगरी से आप डालते हो उससे फायदा ये होता है कि जब मेंस आप देते हो, क्योंकि मेंस में जो कट ऑफ होती है वो इनकी इन कैटेगरी की जनरल से कम आ जाती है, ठीक है। तो कभी आरक्षण इस मुद्दे पर कभी डिटेल में एनालिसिस करूंगा, अगर आपके कमेंट अच्छे आए तो दिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में आपका 1 घंटे का पेपर होता है, 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं। इसमें 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक देख लिए। इसमें अगर आपने रट्टा मार लिया जो बुक्स में बताऊंगा, तो आराम से आप कम से कम 56-57 क्वेश्चन भी आप 60 में कर लेते हैं। और यही जिसको समीक्षा अधिकारी बनना है उसको हिंदी आनी ही चाहिए, अदरवाइज वो पेपर का फॉर्म ही ना डाले मेरे हिसाब से, क्योंकि बिना हिंदी के तो समीक्षा अधिकारी बनने का सपना आप छोड़ दीजिए। देखिए, जैसे वाक्य वर्तनी शुद्धि 10 क्वेश्चन आते हैं, विलोम शब्द 10 क्वेश्चन आते हैं, अनेक शब्दों के लेख शब्द 10 क्वेश्चन आते हैं, तत्सम तत्व 10 क्वेश्चन आते हैं, विशेषण विशेष से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, और पर्यायवाची शब्द, मतलब 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आते हैं। और जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो 55-60 भी लाने वाले एक आध को लोग मैं जानता हूँ। चलिए, ठीक है। तो दोनों मिला के जो मैंने समझाया उसको ध्यान रखिएगा। मेंस की बात कर, जब ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको पता होगा करीब 15 गुना बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाता है कैटेगरी वाइज, ठीक है। अब मेंस में आपका 3 पेपर होते हैं, मैं पहले पेपर की बात कर रहा हूँ। जो पहला पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है, 120 प्रश्न आते हैं और 120 ही मार्क्स के होते हैं, याद रखिएगा 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। इसका जो सिलेबस होता है वो टोटली जो प्री का सिलेबस है वो उसी के बिल्कुल इक्वल है। तो देखिए कितना फायदा हुआ, अगर आपने प्री के लिए अच्छे से पढ़ रखा है तो मेंस भी आपका इजिली क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। इसको भी आप याद रखिएगा कि प्री इतना मजबूती के साथ पढ़िए कि मेंस के लिए अलग से फिर पढ़ना ना पड़े, आप दूसरी चीजों को पढ़े, ठीक है। तो देखिए 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के पहला पेपर है, ठीक है। अब आइए हम इसका दूसरे पेपर की बात करते हैं। तो दूसरे पेपर का नाम ही है सामान्य हिंदी एवं आलेखन, ठीक है। इसमें 2 खंड है, खंड 1 और खंड 2। तो जो खंड अ होता है ये आपका 2.5 घंटे का, याद रखिएगा 2.5 आवर आपका 2.5 घंटे का होता है और 100 मार्क्स का होता है। और ये जो पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको पेन पेपर मोड से लिखना होता है। और इससे पहले जो पेपर देखो ओएमआर बेस्ड टिक लगाने वाले होते थे, ओएमआर बेस्ड मतलब गोला भरने वाले, ठीक है। और ये हमारे क्या है, ये जो पेपर है ये टोटली आपका डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर होगा ये वाला, खंड अ की बात कर रहा हूं मैं, ये 2.5 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा जिसमें आपको शीर्षक लिखने होते हैं, सारांश बताना होता है, और 3 रेखांकित होते हैं, मतलब इनके मार्क्स इंक्लूडेड है, वो आपको 21 मार्क्स का होता है। आपको सरकारी पत्र दिया जाता है, इसको आपको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना होता है, वो आपके 15 मार्क्स के होते हैं। सिलेबस के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पत्राचार का भी जो सिस्टम है मैंने बता रखा है, क्या पत्राचार में क्या क्या पूछा जाता है, उस वीडियो को आप देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसी में आगे आगे क्वेश्चन में क्या है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट के कुछ वर्ड आते हैं उसको देख लीजिएगा, हिंदी से अंग्रेजी के आते हैं, मुहावरे आते हैं, मतलब ये भी मिला के आपके 10-10 अंक के आते हैं, 5-5 शब्द आते हैं। और इसके साथ कंप्यूटर भी आपका, ये भी ऑब्जेक्टिव आती है, भी आपका 10 मार्क्स का आता है, मतलब टोटली ये पेपर आपका 2.5 घंटे का होता है, 100 मार्क्स का होता है। इसी का जो सेकंड पार्ट है आपका खंड 2, ये आपका जैसे ही पेपर 2.5 घंटे का खत्म होता है तुरंत पेपर छीन लिया जाता है, और ये आपका दूसरा ओएमआर बेस्ड आपको दे दिया जाता है पेपर, ठीक है। ये आपका 30 मिनट का होता है, केवल कितने मिनट का होता है, 30 मिनट का होता है, 60 मार्क्स के होते हैं, क्वेश्चन इसमें केवल 30 होते हैं, याद रखिएगा। आधे घंटे का मतलब 30 मिनट का पेपर, 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के, जस्ट लाइक द प्री, जिस तरह आप गोला भर रहे थे सेम यहाँ पे भी। अब इसमें करना क्या है, विलोम शब्द एक हटा, एक को छोड़ के बाकी सारे वही हैं, ठीक है। विलोम शब्द 6 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या 2 मार्क्स का हो जाता है, 6 क्वेश्चन 12 मार्क्स के।
वाक्य में वर्तनी शुद्धि 6 क्वेश्चन 12 मार्क्स, मतलब सारे के सारे टॉपिक जो प्री वाले हैं, एक टॉपिक को हटा के तो आप देख लेंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चन क्या हुआ, 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, आधे घंटे का। जल्दी आपको फिलअप करना हो तो आधे घंटे में। तो अगर आपने प्री के लिए पढ़ रखा है तो ये भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस आपने देखा डिस्क्रिप्टिव पेपर को छोड़ के बाकी सारा का सारा सेम जा रहा है, ठीक है। थर्ड पेपर की बात करते हैं हम, जो आपका हिंदी, जो थर्ड पेपर होता है मेंस के लिए, मेंस के लिए थर्ड पेपर होता है आपका सामान्य हिंदी है, इस पर निबंध लिखना होता है। जो निबंध होता है वो आपका 120 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। 120 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें आपको 3 खंड दिए रहेंगे, खंड अ ब स, ठीक है। हाँ, हिंदी में केवल निबंध लिखना होता है, इसमें इंग्लिश वाले या उर्दू वाले, कोई और लैंग्वेज नहीं, केवल हिंदी में ही निबंध लिखना है। इस बात को याद रखिएगा। आप सोचें इंग्लिश में लिख के नहीं, मार्क्स से हट जाएगा। आपको केवल हिंदी में निबंध लिखना, ओनली हिंदी, क्योंकि सचिवालय में केवल हिंदी चलती है, ठीक है। तो इसमें आपके 3 प्रश्न होंगे, 3 खंडों से, खंड अ क ख ग, ठीक है। और आपको 700 वर्ड की, इसमें लगभग लिखना भूल गया, 600 से 700 वर्ड की सीमा में आपको लिखना, थोड़ा ज्यादा हो, कोई गिनता नहीं है, इसको याद रखेंगे आप। जैसे खंड का है, इसमें आपको 3 टॉपिक दे दिए गए, 3 क्षेत्र, साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। इसमें से कोई भी जो आपको टॉपिक दिया रहेगा उसी पे आप निबंध लिखेंगे, ये सिलेबस है, ठीक है। और एक जो निबंध होता है वो 40 मार्क्स का होता है, मतलब 3 खंड से 3 निबंध करेंगे तो आपका कितना हो गया, 120 मार्क्स का। जो मैंने समझा, 120 मार्क्स के आपको 3 निबंध लिखने होंगे और 3 घंटे में लिखने होंगे। और एक निबंध जो होगा अबाउट 600 वर्ड का होगा, ज्यादा ही थोड़ा लिख लेते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो आराम से 90 नंबर ले आते हैं, और ये भी आपके मार्क्स को, आपके कह सकते हैं कि सीरीज में आपको आगे बढ़ाने में ये हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, अब ये आपका मेंस का सिलेबस भी हो गया, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले समझाया आपको, लगा थोड़ा प्री में थोड़ा छूटा हुआ था, ठीक है। हाँ, अब जो खंड, सॉरी, उसी में देखते हैं। जो आपका दूसरा खंड, इसमें क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से आपका आर्थिक क्षेत्र, जो मैं 3 खंड समझाया, इन्हीं 3 खंडों से आपका पेपर होता है। ये भी आप निबंध होता है। वो पहला खंड का था, ये सेकंड है, थर्ड है, मतलब 40-40 मार्क्स आपको लिखना होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि हम आगे चले। तो आपने ये देखा कि प्रीलिम्स तो आपने कर लिया, मेंस में क्या हुआ, 120 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव पेपर, फिर आपका हिंदी का आपका 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव प्लस 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव, मतलब ये सेकंड पेपर और ये आपका निबंध का थर्ड पेपर, तीनों मिला के आपका क्या है, 400 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। और इसमें अगर आप टोटली मतलब 285 प्लस अगर चले जाते हैं, 285 से 290 के बीच में, तो आराम से आप सेलेक्ट हो जाते हैं। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, फिर अलग अलग के लिए अलग अलग पर कट ऑफ बनेगी, ठीक है। हाँ, इस बार से जो मुझे नहीं लगता कि आर में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आर की जो एलिजिबिलिटी बनने वाली है कंप्यूटर वाली, वो लगभग आर की इक्वलेंट ही होगी। तो आराम से वो भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। क्लियर। चलिए, अब देखते हैं अपने बुक लिस्ट को, हमारी बुक लिस्ट में क्या क्या है, ठीक है। तो साथियों, जितने भी आपके डाउट हो सकते हैं, मैंने सारे के सारे डाउट बुक लिस्ट सब कंप्लीट कर दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपके जो भी कमेंट्स हैं, आपके जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की। अदरवाइज फिर वीडियो बना के फिर उसका मैं रिप्लाई दूंगा। इस वीडियो को और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा भी प्रोत्साहन बढ़े। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।